सस्पेंस, सस्पेंस और सस्पेंस। जी हाँ, 23 के चुनावी नतीजों के बाद से राजनीति में ये तीन शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहे और इन तीन शब्दों में से आज एक शब्द के ऊपर फाइनल का ठप्पा लग चुका है। मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, इस सवाल का आज एक तिहाई जवाब मिल चुका है। बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए एक आदिवासी को राज्य की कमान सौंप दी है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरे हैं। आज विष्णुदेव साय के नाम को बंद लिफाफे में लेकर के पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम आए थे। विष्णुदेव साय, जो कि आज की सुबह तक महज एक विधायक थे, वो शाम होते होते मुख्यमंत्री बन चुके हैं। साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और बीजेपी ने 24 को ध्यान में रख करके ये पूरा सियासी अंकगणित सेट किया है। दरअसल बीजेपी को जहां 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली, तो वहीं छत्तीसगढ़ में ये जीत अप्रत्याशित थी, क्योंकि जमीनी सर्वे ये बता रहे थे कि मामला फंस सकता है। तो वहीं एग्जिट पोल ने भी खूब कंफ्यूज किया, लेकिन आखिर में जब नतीजे आए तो सभी को नतीजे 2-3 बार कंफर्म करने पड़ गए। छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत में आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभागों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ। पार्टी ने सरगुजा की सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेल दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में हमेशा से स्थानीय और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही। प्रदेश की सियासत में विष्णुदेव साय कथित तौर पर रमन सिंह के खेमे के ही माने जाते हैं। साय को संघ का करीबी भी कहा जाता है। उनको तकरीबन 35 साल का राजनीतिक और प्रदेश अध्यक्ष रहते संगठन चलाने का अनुभव भी है। विष्णुदेव साय का नाम कल तक उन संभावितों की लिस्ट में शामिल था जो मुख्यमंत्री बन सकते थे। साय को आज आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी की बड़ी जीत का इनाम दिया गया है, लेकिन साय भी कोई आम शख्सियत नहीं है। साय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपके मन में सवाल होगा कि आखिर साय हैं कौन और कहां से आते हैं, कहां से इनकी शुरुआत हुई। तो आपके सवालों का जवाब कुछ हम आपको यूं दे देते हैं। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर के ग्राम बगिया में स्वर्गीय रामप्रसाद साय और जसमनी देवी के घर पर हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से वो 3 साल छोटे हैं। किसान परिवार से आने वाले साय ने लंबा राजनीतिक सफर तय किया है और ऊंचा मकाम हासिल किया। प्रदेश और देश की राजनीति में विष्णुदेव साय सक्रिय रहे। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो विष्णुदेव साय की प्रारंभिक शिक्षा कुनकुरी में ही हुई। इसके बाद उन्होंने वहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन फिर उनका स्कूल छूट गया। जशपुर के कुनकुरी से इस वक्त विष्णुदेव साय का परिवार हमारे साथ जुड़ गया है। एजाज मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एजाज, आप उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा मौका यही होता है जब उनका परिवार का कोई शख्स इतने बड़े पद पर आसीन होता है। सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछिए और शुभकामनाएं भारत 24 की तरफ से दीजिए। जी, हम अभी विष्णुदेव साय जी के घर पे हैं। यहाँ काफी खुशी का माहौल है और अभी उनके माताजी यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले तो उनके माताजी को भारत 24 की तरफ से शुभकामनाएं। माताजी बताएंगे, आपके पुत्र अभी सीएम पद पे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जिले वासियों सहित पूरे राज्य को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बताइएगा, विष्णुदेव साय जी का कैरियर कहाँ से शुरुआत हुआ? अच्छा एजाज, उनके साथ परिवार में और कौन लोग बैठे हैं वहां पे? जी जी, उनके बहू हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? एजाज, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। आप सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, वहां कौन कौन परिवार के लोग बैठे हैं। एजाज, मैंने माता जी को भी देखा, आपने कहा बहू उनके साथ है। जी, उनके माता जी हैं, उनके बहू हैं, उनकी बेटी है, हाँ बहन है। एजाज, माता जी से तो आपने हमारी बात करवाई है। सबसे पहले जो उनकी बेटी है उनसे आप पूछिए, आज पिता इतने बड़े पद पर आसीन हो रहे हैं, सबसे पहला सवाल उनसे आप पूछिए, क्या उन्होंने सोचा था? आज सुबह उनकी कैसे गुजरी?
जी उनके बहू हैं यहाँ। जी बताइएगा, जब आपको पता चला कि विष्णुदेव साय जी सीएम के पद पे आ गए हैं तो आपको कैसा लगा? एजाज, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, लेकिन देखिए ये एक कितनी खुशी का ये पल होता है किसी भी घर वाले के लिए, किसी भी घर के व्यक्ति के लिए। उनके घर का एक शख्स इतने बड़े पद पर आसीन हो रहा है, इससे खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन बीजेपी कितनी स्ट्रैटेजिकली चलती है, आप इन तस्वीरों के साथ उसका अंदाजा लगा सकते हैं। विष्णुदेव साय, जिनका नाम अब तक सीएम की रेस में था, उस नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान कहा गया था कि आप विष्णुदेव साय को जिताइए और हम उन्हें एक बड़ा पद देंगे। ये बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अब यहां से दो तरीके से बीजेपी ने पूरे इस कार्ड को खेला है। सबसे पहली बात यह कि छत्तीसगढ़ को एक नया चेहरा मिलना, और दूसरी चीज ये कि आदिवासी समुदाय को साधना। विष्णुदेव साय से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी तो उन्होंने कैसे खुशी जाहिर की है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। हम लोग की सरकार बनी है और 100% पूरा करेंगे। और आदिवासी चेहरे की तरफ से एक मुख्यमंत्री था जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, क्या काम? बिल्कुल अच्छा काम होगा। हम लोग की सरकार बनी है और 100% पूरा करेंगे। और आदिवासी चेहरे की तरफ से एक मुख्यमंत्री था जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, क्या काम? बिल्कुल अच्छा काम होगा। तो देखिए, कांग्रेस सरकार के खिलाफ वहां कौन कौन से फैक्टर्स थे जो चले, क्योंकि छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य था जहां को लेकर बीजेपी आलाकमान भी बहुत आश्वस्त नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। और फिर सर्वे की जो रिपोर्ट आए उसमें तो खासी टक्कर नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला, उनकी गारंटी काम करती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आई। ये लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां इस वक्त विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं श्रद्धा अर्पित पुष्प अर्पित करते हुए वहां देखा जा रहा है। संभवतः ये किसी मंदिर की तस्वीर है। इस वक्त विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और अब छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय के हाथों में है। तो आदिवासी का जो तिलक लगाया गया है, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए लगाया गया है। थोड़ा इनके आज शहीद वीर नारायण सिंह जी की 167वीं पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, इसलिए उनको आज श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, और आदिवासी गौरव भी है वीर नारायण सिंह, और आप भी आदिवासी गौरव के तौर पर जो है आज से स्थापित हो गए हैं, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कब आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, और वो मांग भी पूरी हो गई। देखिए, वैसे कोई मांग वैसे नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नहीं चाहिए इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी हमारे समाज की किसी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाई है। आज जो 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी पूरे देश में आदिवासियों की है, उनके उत्थान के लिए भारत सरकार में अगर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग की हितैषी पार्टी। धन्यवाद। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय के कंधे पर बीजेपी ने रखी है, प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। आदिवासी कुनबे को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और क्या कुछ अहम फैक्टर्स इन तमाम राज्यों के चुनाव में इस वक्त चल रहे थे, उसमें आदिवासी फैक्टर भी मुख्य था, ओबीसी फैक्टर, साथ में महिलाओं को लेकर के जो महिलाओं के प्रति अलग अलग योजनाएं और महिलाओं के लिए रखे गए वो तमाम पार्टियों की तरफ से जो वादे और दावे किए गए, ये तमाम फैक्टर्स इस बार चुनावी रण में काम करते हुए नजर आए और बीजेपी को छत्तीसगढ़ में जीत मिली है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले सीएम हैं। विष्णुदेव साय जब राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, वो तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है छत्तीसगढ़ में और राज्यपाल से जब विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई है, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। विधायक दल की अहम बैठक हुई जिसमें विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा और राज्यपाल से जब विष्णुदेव साय की आज शाम मुलाकात हुई तब की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए विष्णुदेव साय पहुंचे और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं बिश्वा भूषण, उनसे मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें विष्णुदेव साय की। ऐश्वर्या देवी विष्णुदेव साय की माता जी हैं। इस वक्त भारत 24 के साथ वो जुड़ी है। सीधा रुख करते हुए माता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बेटे नए सीएम बन रहे हैं और पूरे प्रदेश की जो बागडोर है वो उनके हाथ में रहने वाली है। एक मां का दिल इस वक्त क्या कह रहा है? माता जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात करते हुए ये विष्णुदेव की तस्वीरें हैं और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड भी हम आपको बता देते हैं। आपको ये बता दें कि किस तरीके से ये जो राजनीतिक सफर है वो उनका बढ़ता हुआ यहां तक पहुंचा है। ये आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी के पास पैसा कितना है, मतलब उनकी संपत्ति कितनी है, क्योंकि जो राजनीतिक बैकग्राउंड है सबसे पहले हमने आपको वो बताया, लेकिन अब संपत्ति के बारे में भी आप जान लीजिए। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं विष्णुदेव साय की संपत्ति लगभग 3 करोड़ के आसपास है। इसमें उनकी खेती वाली जमीन, बाकी शहर में जमीन और घर भी शामिल है। उनकी आय का स्रोत भी किसानी ही बताया जा रहा है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है विष्णुदेव साय को लेकर के। विष्णुदेव का बैकग्राउंड क्या है, सीएम विष्णुदेव की संपत्ति कितनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको विष्णुदेव साय के राजनीतिक करियर के बारे में आराम से बताते हैं। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गांव से की। विष्णुदेव साय 1989 से 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में तपकरा की ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध सरपंच चुने गए। इसके बाद पहली बार बीजेपी के टिकट पर यानी 1990 में तपकरा सीट से ही वो विधायक बने। 8 साल विधायक रहने के बाद 2004 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। लोकसभा का ये सफर 2014 तक जारी रहा। सांसद रहने के दौरान मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री वो बनाए गए। इसी बीच 2011 और फिर 2020 में पार्टी ने साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य वो बनाए गए। साय खुद किसान परिवार से थे, लेकिन उनके बड़े पिता स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय और दादा स्वर्गीय बुधनाथ साय जनसंघ के समय से ही राजनीति में रहे हैं। नरहरि प्रसाद तपकरा से विधायक थे, फिर तेलुंगा से विधायक और बाद में फिर सांसद चुने गए। केंद्र में संचार राज्य मंत्री बने। वहीं दादा भी 1947 से 1952 तक विधायक रहे थे। साहू की राजनीतिक पृष्ठभूमि तो काफी मजबूत रही है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में एक मजबूत समुदाय से भी ताल्लुकात रखते हैं। साहू प्रभावशाली साहू यानी तेजी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभागों में बड़ी उपस्थिति है। आपको यहाँ ये भी जानकारी दें कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी तकरीबन 45% है। अब आप इन आंकड़ों से छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों का प्रभाव भी समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मेरा नाम चुना गया है। इस अवसर पर मैं बहुत आनंदित हूं और सबसे पहले मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का 100% काम करूंगा। 18 लाख आवास का काम सबसे पहले मैं करूंगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लीजिए आप। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि
हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी। चलिए अब आपको एक तारीख में लिए चलते हैं। वो तारीख थी 9 नवंबर की। जगह थी कुनकुनी विधानसभा, जहां विष्णुदेव साय जनता से वोट मांग रहे थे और उनके साथ मौजूद थे खुद गृह मंत्री अमित शाह। अब वो बात सुनिए जो काबिले गौर है। उस रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदेव को जिताकर भेजो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। और यही वजह है कि राजनीतिक पंडित कहते हैं राजनीति में संकेतों का बड़ा रोल होता है। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ को आज उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण का घोल कुछ सवाल खड़े करता है, और वो सवाल कुछ इस तरीके से हैं कि क्या इस फैसले की झलक राजस्थान में भी नजर आएगी। मतलब कि क्या राजस्थान में भी 24 का सियासी गुणागणित सेट किया जाएगा। मतलब कि क्या राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आ सकता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में भी किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को कमान मिल जाएगी, या फिर मनोहर लाल या फिर भूपेंद्र पटेल की तरह यहां भी अचानक सामने आएगा किसी फर्स्ट टाइम एमएलए का चेहरा। तो ये तमाम सवाल हैं जिसे सुलझाना बीजेपी का काम है और बीजेपी लगातार इस पर काम कर रही है।